कैसे होते हैं, तो उसी के विषय में आज विस्तार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। लाइफ ऑन अर्थ मतलब धरती पर जीवन। अर्थ यानी धरती, लाइफ यानी जीवन। ठीक है, तो धरती पर जीवन पहली बात तो क्यों है, ये चीज समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात, धरती पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें जो जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें होती हैं वो उपलब्ध हैं। जैसे हवा, हवा में ऑक्सीजन, पानी है ना, पानी हमको शुद्ध पानी पीने के लिए, और धरती जिसमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स और बाकी चीजें हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो अब हमें इसी के बारे में डिफरेंट, जहाँ पे अपन देखेंगे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अलग अलग जगहों पे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे कुछ इनमें से किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, है ना, कुछ हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग स्वरूप में होते हैं। और ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपका उस जगह की भौगोलिक स्थिति में, क्योंकि धरती पर कुछ जगह बहुत मैदान या उससे नीचे के इलाके हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स मतलब मरुस्थल हैं, रेत रेत का इलाका है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिसमें बर्फ है ना। तो बर्फीला वहाँ पे माहौल रहता है, वहाँ पे अलग ही टाइप का एनवायरनमेंट रहता है। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप के जीव रहते हैं, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा गर्म स्थान होते हैं वहाँ पर जीवन भी कम होता है। वहाँ पर जो जीवन के योग्य जो लोग वहाँ रह सकते हैं, ऐसे जीव हैं, वो कम मात्रा में होते हैं। जैसे ऊंचे पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा घना जीवन नहीं मिलेगा या घने आबादी में लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम जगहों पर रहते हैं जहाँ पर वो रह सकते हैं। और वैसे ही डेजर्ट्स में भी कम ऐसे स्थान है जहाँ पर जीव रहते हैं और कम जीव रहते हैं। वो जो अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं उस माहौल के लिए, वो लोग ही वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट हमारे कंट्री में भी ये हम जैसे देखेंगे कि हिमालयन रीजन है, हिमालयन है ना, हिमालय है। ओशन रीजन है जहाँ पर ओशंस भी है, हमारे जो नीचे का जो प्रायद्वीपीय इलाका है ना, उसमें ओशन है। और रेगिस्तान भी है और पठारी इलाके भी हैं, प्लेट्यू, जैसे डेक्कन प्लेट्यू जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू का इलाका है। तो ये अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप की वनस्पति भी मिलती है और अलग अलग टाइप के जीव भी मिलते हैं। यहाँ तक कि लोगों में भी जो फीचर्स होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं, उस जगह के हिसाब से। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ठंडे प्रदेशों में यदि आप जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर लोगों की नाक लंबी रहती है, बहुत ठंड रहता है। क्योंकि वो नाक लंबी क्यों रहती है, अब हम लोग सोचेंगे तो उसका कारण रहता है कि जो हवा बहुत ठंडी रहती है, तो यदि ठंडी ही अंदर चली जाए तो क्या होगा, वो शरीर को जाके ठंडा करेगी। तो उनकी नाक लंबी होने से हवा को ज़्यादा लंबा यात्रा करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, तो क्या होगा, वो गर्म होके अंदर जाएगी। वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों में थोड़ी छोटी नाक के लोग मिलेंगे जिसमें उनको ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हवा, और ठंडी जितनी है उस हिसाब से ही जाए बॉडी में। ठीक है, इस तरीके से लोगों के रंग अलग अलग रहते हैं। जब बहुत गर्म इलाकों में लोगों के रंग अलग मिलेंगे, बहुत ठंडे इलाके में अलग मिलेंगे, सम जलवायु वाले लोगों में अलग मिलेंगे। जैसे आप यदि अफ्रीकी लोगों को देखेंगे तो अफ्रीकी लोगों के रंग काला रहता है ना, बहुत काले रहते हैं। वो क्यों रहते हैं आप सोचिए, काला रंग को तो एब्जॉर्ब कर लेता है बोलते हैं, है ना, लेकिन वो रंग काला क्यों रहता है लोगों का, क्योंकि उनकी स्किन यदि काली रहेगी तो उनका जो ऊपरी त्वचा है वो जितने हार्मफुल रेज हैं उसको सोख लेगा, वो अंदर जाने नहीं देगा। समझ रहे हैं आप, इसीलिए उनका रंग काला होता है। और वैसे ही
जो एकदम ठंडे प्रदेश है वहां पर जाने से क्या होगा, वहां पर लोगों को गोरे मिलेंगे। तो गोरे क्यों भैया, जितनी मात्रा में भी धूप है वो हमको एब्जॉर्ब हम कर ले, हमारे शरीर को लग जाए, इसलिए वो लोग क्या रहते हैं, गोरे रहते हैं। और हम जैसे भारत में सम जलवायु वाला क्षेत्र है, तो यहाँ बहुत ज्यादा गोरे भी नहीं और बहुत ज्यादा काले भी नहीं, ऐसे दोनों टाइप के लोग मिलते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये देखिए जीवन के लिए हमको क्या महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन, हवा में रहना चाहिए, खाने के लिए खाना मिलना चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए और रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें जहां भी रहेगी वहां पर क्या रहेगा, जीवन रहेगा। अब हम जैसे अलग अलग क्षेत्रों के जलवायु को देखते हैं, तो आप रेगिस्तान में चले जाएंगे तो रेगिस्तान बहुत ज्यादा दिन में गर्म रहता है और रात को काफी ठंडा हो जाता है ना। तो ये वहाँ की जलवायु है। तो वहाँ की जलवायु में रहने वाले जो जीव हैं वहाँ के हिसाब से वो लोग अडॉप्टेड हैं। ठीक है। तो रेगिस्तान में क्या होगा, ऐसा फूड चेन रहेगा जो वहाँ पे उपस्थित चीजों के हिसाब से रहेगा। जैसे कैक्टस या कांटेदार वृक्ष वहाँ ज्यादा मिलते हैं, तो उनको जो जीव खा सकते हैं वही रहेंगे वहाँ पे। जैसे ऊंट रहते हैं, ऊंट कांटेदार पेड़ के भी पत्ते खा लेते हैं, है ना, आसानी से। और भी जो जीव हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, वो लोग भी उन कांटों को अलग करके पत्तों को खाने लायक उन लोग रहते हैं। ठीक है। अब पेड़ पौधों को लेंगे तो जो कांटे होते हैं वो उनको क्या करते हैं, उनसे बचाते हैं। जो पानी, जो ज्यादा धूप होने से पानी क्या होता है, पेड़ से उड़ जाता है। सामान्य जो पेड़ रहते हैं उनमें से पानी क्या होगा, उसके स्टोमेटा वॉल के थ्रू उड़ जाएगा। तो उसको बचाना जरूरी है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को बदल के कांटों में बदल देते हैं। तो कांटों में क्या होता है, ऊपरी त्वचा बहुत सख्त होती है, उसमें से किसी किस्म का पानी क्या होता है, उड़ता नहीं है। तो वो क्या होगा, वो अंदर आप कांटे को तोड़ के देखेंगे तो उसमें गीला हिस्सा बीच में मिलता है, वो उनका पानी का स्टोरेज है, वो लोग जो इस इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, ज्यादा पानी नहीं मिलने के कारण वो लोग क्या करते हैं, अपने पत्तियों को कम रखते हैं, जिससे जब पत्तियां आपकी कम रहेगी तो पानी उड़ना भी कम होगा, है ना, उनकी आवश्यकताएं भी कम होती हैं। वैसे ही आप यदि इसमें जाएंगे, उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर बारिश ज्यादा होती है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे जो काफी सारे पत्ते रहेंगे और बहुत सारा पानी उड़ाते हैं वो लोग एनवायरनमेंट में, और उनकी छांव में बैठना आपको ठंडा लगेगा। जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा पानी छोड़ता है। जमीन में आप देखेंगे आमतौर पे पीपल के पेड़ वगैरह जो रहते हैं वो तालाब किनारे वगैरह उगते हैं ना, तो क्या करते हैं, पानी को प्रचुर मात्रा में जमीन से सोख के वो लोग माहौल में, एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, हवा में छोड़ते हैं, जिससे कि वो काफी ठंडा महसूस होता है उनकी छाया। ठीक है। अब देखेंगे आप ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में पेड़ों की यदि हम बात करते हैं तो ठंडे प्रदेश के जो पेड़ रहते हैं, है ना, वो क्या रहते हैं, वो आपके ऐसे रहेंगे जो ज्यादा मात्रा में जो पानी, मतलब बर्फ को अपने ऊपर टिकने नहीं देते, है ना, जहां बर्फबारी होती तो शंकुदार उनका रहता है। अब ऐसे जीवों के बारे में देखिए आप, ये गर्म प्रदेश का जैसे जीव है ये, है ना, डेजर्ट लिजार्ड बोल रहे हैं। इसकी त्वचा ऊपर से बहुत सख्त होती है ना, और उसके अलावा इसका जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम रहता है। आमतौर पर ये लोग जिन कीड़ों को खाते हैं या जिन जीवों को खाते हैं उसमें से जो उनको पानी मिलता है उसी पानी से जी जाते हैं। ठीक है। गर्मी से बचने के लिए ये पेड़ों की छांव में या तो रेगिस्तान में रेती के अंदर अपने आप को दबाकर बचाते हैं। ठीक है। तो जब इन लोगों को खाना रहता है तभी ये बाहर आते हैं। उनकी चाल भी अलग रहती है, एक बार में ये लोग जमीन, मतलब धरती पर पूरे पूरे नहीं रखते चारों पैरों को, दो पैर को ही रखते हैं और दो पैर को हवा में रखते हैं, जिससे उनको ठंडकता है। जब दूसरा पैर गर्म होता है तो फिर से पैर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये है आपका गर्म प्रदेश का रहने वाला। ऐसे ही यहाँ के सांप रहते हैं, सांप हैं, और इनके जो अलग अलग किस्म के जीव, वो सब पानी, बहुत कम पानी में भी जी जाते हैं, ऐसे जीव रहते हैं ये लोग। ठीक है। जैसे पेड़ इसमें जो मिलेंगे आपको, जैसा मैं बताया था गर्म प्रदेश में बबूल, है ना,
खेजदी, ये सब पेड़ ज़्यादा मिलते हैं जो आपके हवा को मतलब हवा से जो रात को ठंडकता रहती है कई बार, उससे भी ये लोग अपना पानी ले लेते हैं, है ना। और कम से कम पानी को ये लोग एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, तो लंबा समय यदि 2 साल 3 साल भी पानी ना गिरे तो ये पेड़ मरते नहीं, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा है जैसे नागफनी, जिसको बोलते हैं कैक्टस। ये आप राजस्थान जाएंगे कभी, आप लोगों में से कोई गया होगा तो कैक्टस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसको अपन एक बार काटते हैं यदि, तो ऊपर से तो जितना ज़्यादा वो रहता है उसमें कांटे रहते हैं कि उसको छूना भी मुश्किल है, लेकिन यदि आप उसको काटेंगे तो अंदर का जो ऊपर का त्वचा एकदम सख्त मोटा रहता है, लेकिन अंदर एकदम गूदेदार और रसीला रहता है। वो उस पानी के सहारे ही वो अपने गर्मी के ज़्यादातर दिनों को काट लेता है, जल्दी मरता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्रकार का ये इसका रंग भी, जैसे आप सांप वगैरह देखेंगे पे जो रंग मिलते हैं आपके वहाँ के राजस्थान के सांप रहते हैं, उनका रंग भी रेत के जैसा ही रहता है। यदि वो रेत में दब के छुप जाए या उसमें तो आसानी से नज़र नहीं आएंगे, वो इस किस्म के रहते हैं, ठीक है। अब ये आप यहाँ ये जैसे फॉक्स वगैरह का भी रंग जो होता है, जो ऐसे भेड़िया आपकी लोमड़ियाँ जो ऐसी जगहों में मिलती हैं, है ना। एक तो उनके लंबे बाल नहीं होते क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी से बचना है ना। और उनका रंग भी आपका रेत के टाइप का भूरा रहेगा, जिससे वो दूर से नज़र ना आए। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं, मान लीजिए कि आप आते हैं ठंडे प्रदेश में जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, जैसे आर्कटिक ओशन का जो इलाका, अंटार्कटिका, ये सब के इलाके हैं। वहाँ के जो जीव होते हैं उनको साल भर लगभग बर्फ़ रहती है, बहुत कम समय रहता है जब वहाँ पर बर्फ़ नहीं होती। तो वहाँ के यदि आप प्लांट्स को देखेंगे तो उनका आकार जो होता है शंकु के आकार का रहता है, ऐसा आकार रहेगा उनका, है ना। तो इससे क्या होता है, जब बहुत यदि मान लीजिए कि यहाँ पे इस किस्म का पेड़ होता है ऐसा, तो इसके ऊपर यदि बर्फ आती तो बाहर से ही इसकी डालियाँ टूट जाती, है ना। ये टूट के नीचे गिर जाती, ये पेड़ मर जाता है। लेकिन ये क्या है, शंकु के आकार का होने की वजह से यदि इसमें ऊपर बर्फ आती है तो क्या करती है, ज़्यादा भारी होने से वो अपने आप नीचे गिर जाती है और पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे जो रहने वाले जीव होते हैं, जो एक पोलर बियर का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये पोलर बियर देखेंगे आप तो ये सफ़ेद रंग का है, पूरे तरीके से सफ़ेद, दूर से ये नज़र भी नहीं आता है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए इनका एडॉप्टेशन क्या है, एडॉप्टेशन मतलब अपने आप को जिस तरीके से जीने के लिए लोग बदल देते हैं, है ना, उसका एडॉप्टेशन क्या है। यहाँ पे जो पोलर फॉक्स भी रहती है, ये सारी चीज़ें रहते हैं, ये लोग क्या रहते हैं, एकदम सफ़ेद कलर के होते हैं, ताकि दुश्मन या इनका शिकार जो है इनको दूर से ना देख सके और ये लोग बर्फ़ में छुपे रहें और पास जाके शिकार। यदि ऐसा नहीं होगा तो इनके शिकार क्या होंगे, मान लीजिए काला या भूरे कलर का होगा, दूर से ही देख लेंगे कि अरे आ रहा है, तो कभी ये लोग मारने में उनको सफल नहीं होंगे और ये खुद भी मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इनका क्या रंग रहता है, वाइट रहता है ना। और ये क्या करते हैं, ठंड में ऐसे जीव हैं ये, जो ठंड जब एकदम ज़्यादा ठंड होती है, मतलब -50 डिग्री -60 डिग्री ऐसी टेम्परेचर रहती है, इतना ठंड रहता है कि उसमें इनका भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर बना के बर्फ़ का अपने आप को उसमें हाइबरनेट कर लेते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है, मतलब ये क्या करेंगे, अपना गर्मी के जो वहाँ के दिन होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे और खाने के बाद अपने आप को मोटा कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये लोग अपने लिए बर्फ़ की गुफा बना के उसके अंदर प्रचंड ठंड से बचने के लिए, और उसके अंदर जाके ये लोग सो जाते हैं, लगभग अपने एक्टिविटीज़ को एकदम कम कर देते हैं। वो समय लोग क्या करते हैं, जो गर्मी के समय में लोग खाना खाए रहते हैं, उस खाने के सहारे ये लोग पूरी ठंड काटते हैं और 2-3 महीने तक ये लोग सोते रहते हैं या बहुत कम एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, है ना। और इस दौरान ये लोग क्या अपने ऊर्जा का इस्तेमाल जो करते हैं, वो गर्मी के दौरान खाई हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके अंदर में जिंदा रहते हैं। उसके जब पूरी ठंड कम हो जाती है थोड़ी बहुत, तब ये लोग फिर निकलते हैं, फिर से शिकार करना चालू करते हैं। तो ऐसा इनका जीवन चक्र होता है, ये लोग इस तरीके से अडॉप्ट कर लिए। अब समुद्र के जो जीव होते हैं, है ना,
तो समुद्र के जीव अलग अलग टाइप के होते हैं। वो लोगों का आप रंग देखेंगे तो उनके रंग भी पानी के रंग जैसे दिखाई देंगे। आप दूर से उनको भी नजर नहीं आएगा उनको, है ना, आप देख नहीं सकते आसानी से कि वो क्या है ना। तो आर्कटिक रीजन जो होता है, ठंड के रीजन में जो ये जीव पाए जाते हैं, इनका जो मुख्य खाना होता है ये सील होता है। जो पोला बियर जो है ना, उसका मुख्य खाना क्या होता है? सील होता है। ये सील है। ये सील भी पानी में ही रहती है, पानी और जमीन दोनों में रहती है। इसका आप चेहरा देखेंगे तो इसमें कुत्ते के जैसा चेहरा रहता है। इसका चेहरा देखिए कुत्ते के जैसा है ना। बहुत समझदार जीव है, लेकिन ये क्या करती है? पानी के अंदर शिकार करती है और ऊपर आके बर्फ में बैठ जाती है। तो ये जो पोला बियर है, ये इनको पानी में भी इनका पीछा कर सकता है, अंदर ज्यादा अंदर नहीं जा सकता हालांकि, लेकिन ये पीछा कर सकता है। और ये ऊपर जब रहते हैं तब इनका तो शिकार वो करता ही है, ठीक है। और ये जो आपके ये रहते हैं, सील रहते हैं, ये मूल रूप से मछली खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। देखिए ये आपका समुद्र का जीव नहीं है, लेकिन ये एक समुद्र के जीव पर डिपेंडेंट है। तो ये इनका जो जीवन चक्र है, ये इनका क्या है? एक तरीके से फूड चेन है। अब ये फूड चेन क्या होती है ना, फूड चेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फूड चेन जैसे आप देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ फूड चेन है छोटा सा, इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए फूड चेन स्टार्टिंग ओशन से, जो आपका ओशन का जो जीव है उससे है ना। तो ओशन के प्लांट्स एंड एल्गी ये क्या करते हैं? प्लांट्स एंड एल्गी क्या करते हैं? जो नीचे में रहते हैं और सनलाइट जब इनको पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस करके समुद्र में जो इनको जो भी चीज मिलता है उससे ये लोग जिंदा रहते हैं। अब ये क्या करेंगे? इनको खाने वाले स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स वहाँ के जो रहते हैं ना, फिशेस वगैरह, ये सब चीज खाते हैं। स्मॉल एनिमल्स एंड फिशेस जो इनको खाते हैं। इसके बाद इनको खाते हैं बिग एनिमल्स एंड स्मॉल फिश, मतलब ये जो छोटे कीड़े या झींगे इस टाइप के जो लोग उनको फिशेस लोग खाते हैं, ठीक है। स्मॉल फिश को कौन खाता है? बिग फिश खाता है। कौन खाता है? बिग फिश, बड़ी मछली। और बड़ी मछलियों को जैसे सील वगैरह खाती है, सील को कौन खाता है? पोला बियर खाता है। तो इस तरीके से जो एक चक्र बनता है, एक के पीछे एक जो लगा हुआ है, इसमें से इसको बोलेंगे फूड चेन। यदि इसमें से एक भी चीज भी, इसलिए हर प्राणी महत्वपूर्ण होता है, एक भी चीज यदि बीच से टूट गई लिंक, मान लीजिए कि ओशन प्लांट्स एंड एल्गी को खाने वाले स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह जो समुद्र के हैं वो हट जाएं यहाँ से, तो वो क्या होगा? इनको खाने वाले ये जो हैं ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, है ना, क्योंकि इनको खाना नहीं मिलेगा। जब ये नहीं रहेंगे तो ये बिग फिशेस भी मर जाएंगे क्योंकि इनको भी खाना नहीं मिलेगा। और जब ये नहीं रहेंगे तो सील नहीं रहेंगे तो पोलर बियर। तो इस तरीके से ये चेन जुड़ी हुई है। इसलिए हर एक प्राणी क्या होता है? दुनिया में महत्वपूर्ण है अपनी भूमिका के लिए। इसीलिए इंसान को बोलते हैं कि हर एक प्राणी का संरक्षण करना चाहिए। किसी भी चीज को आप, जैसे जंगल है तो जंगल का महत्व है, जंगल में हिरणों का महत्व है, क्योंकि हिरण लोग घास खा के जिंदा रहते हैं, है ना। और घास खा के जिंदा रहते हैं और खाने के बाद जो बीज वो लोग अपने गोबर के थ्रू फैलाते हैं, उन बीज से नए पौधे उगते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए वो महत्वपूर्ण है। उनको खा के जो शेर चीता जैसे प्राणी जिंदा रहते हैं। तो यदि मान लीजिए कि घास खत्म हो जाए तो हिरण खत्म हो जाएगी, हिरण खत्म हो जाए तो शेर लोग भी खत्म हो जाएंगे अपने आप। तो इस तरीके से क्या होता है? हर एक जगह का अपना फूड चेन होता है। अब आपको ये देखना है कि आपका फूड चेन क्या है, अपन कैसे खाना खाते हैं, अपना फूड चेन कैसे चलता है, ठीक है। तो इस बारे में आप लोग खुद विचार कीजिए। अब यहाँ देखिए, इसके बाद जैसे स्मॉल बैट्स वगैरह है ना, बैट्स, ये चमगादड़ आपको आम तौर पे दिखते नहीं है, या तो दिखेंगे तो रात के या शाम के वक्त नजर आते हैं। इनका भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये लोग कीड़ों को खाने में सबसे ज्यादा, जो रात को कीड़े उड़ते हैं उसमें से कई जहरीले कीड़े होते हैं, कई खतरनाक कीड़े होते हैं, जो कीड़े काटेंगे आपको तो कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। तो उनकी संख्या के नियंत्रण में बहुत ज्यादा काम आता है चमगादड़ का। हम लोग सोचते हैं चमगादड़ का क्या काम है, लेकिन चमगादड़ उन्हीं जीवों को खाता है जो हमारे लिए नुकसान करते हैं।
यदि चमगादड़ खत्म हो जाएंगे तो कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कीड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फूड चेन का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटा सा जैसे बैट्स का यहाँ पे दिया हुआ है। प्लांट्स को कौन खाता है? इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े उनकी पत्तियां उनके फल खाते हैं, है ना। और उनको कौन खाता है? बैट्स। और बैट्स को कौन खाता है? आउल्स एंड हॉक्स, मतलब जो बड़े जो पक्षी रहते हैं, वो उल्लू वगैरह जैसे रहते हैं जो रात को शिकार करते हैं, वो बैट्स को भी खा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फूड चेन है। अब मैं हैबिटेट का अर्थ एक आता है। हैबिटेट मतलब ये जगह होती है जहां पर कोई प्राणी रहता है ना, जो जहां के लिए वो बना हुआ है। जैसे आप जंगल काट के नष्ट कर देंगे तो एक हैबिटेट नष्ट हो गया, जहां पर प्राणी रहते थे वहां प्राणी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आप छोटा कर देंगे, शेरों के बहुत बड़े बड़े इलाके रहते हैं जहां वो घूमते हैं, आप उनको जंगल को काट के छोटा कर देंगे, वो गाँव में आने लग जाएंगे। फिर गाँव में क्या होगा? लोग उनका शिकार करके उनको खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से ये हैबिटेट बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, इन्हें हमको प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, हर एक जीव का अपना हैबिटेट होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आज के डेट में तालाब वगैरह को लोग पाट के वहाँ पे अपने घर बना लेते हैं, है ना। तो वहाँ का एक इकोसिस्टम खत्म होता है। वो तालाब क्या करता है? तालाब आप देखेंगे, तालाब बहुत सारे प्रकार के जीवों का घर होता है ना, जो वहाँ पर पल रहे हैं। उसमें मछलियाँ भी रहती हैं, मछलियों को इंसान भी खाते हैं, है ना। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। उसके अलावा जो तालाब होता है उस क्षेत्र का वाटर लेवल को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहाँ जो पानी होता है वो पानी रिस के अंदर जाता है ज़मीन में, और उस जगह का आपका जो वाटर लेवल है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि कोई भी हैबिटेट नुकसान हो तो उससे जुड़े हुए बहुत सारी परेशानियां आप शहर में कई जगह देखेंगे कि भैया हमारे इलाके में पानी नहीं है या हमारे इलाके के बोर सूख गए हैं। तो इसका कारण यही है कि हम क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध निर्माण कर रहे हैं, और निर्माण से हमारे जो पानी जो अंदर जाने की जितनी भी जगह हैं, आप बहुत जगह शहरों में देखेंगे। जैसे मैं खुद देखता हूँ, बोरसी में एक तालाब है जिसको अगल बगल से लोग पाट रहे हैं लगातार, और पाट के अपनी दुकान या घर बना रहे हैं। तो वो छोटा होता जा रहा है, लोगों का ध्यान नहीं है उसमें। उससे क्या होगा? उस इलाके में जो किसान आज के डेट में जमीन से पानी निकाल के अपनी खेती कर रहे हैं, वो पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा और खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी। नुकसान होगा तो खेत को क्या करेगा? किसान बेच देगा, फिर वहां पे मकान बनेंगे। तो जो मकान बनेंगे उनको पानी चाहिए तो जमीन खोदेंगे, जमीन में ऑलरेडी पानी खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये हैबिटेशन या एडॉप्टेशन एक वर्ड है। एडॉप्टेशन मतलब अपने आप को किसी इन्वायरमेंट के लिए योग्य बनाने को एडॉप्ट करना। हम अपने हिसाब से अडॉप्ट, जैसे आप यदि पहाड़ पे जाके रहने लगेंगे तो आपकी सारी जीवनचर्या जो है वो बदल जाएगी, है ना। आप गर्म कपड़े पहनेंगे, आप गर्म चीजें पीना पसंद करेंगे, खाना पसंद करेंगे। लेकिन जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं वो आपसे कंफर्टेबल रहेंगे। आपको जल्दी जल्दी सर्दी होगी, उन लोगों को नहीं होगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, एडॉप्टेशन में आता है। तो जैसे भालू आपने देखा, तो हमारे इलाके के जो भालू हैं वो काले कलर के होते हैं, कुछ जगह भूरे कलर के होते हैं। तो उनका रंग किस लिए वैसा है? क्योंकि उस जगह पे वो छुप जाएं, जंगल जैसा है उस हिसाब से रहें, है ना। और पोलर बेयर व्हाइट कलर का क्यों होता है? जैसे मैंने बताया था, उसको बर्फ में छुपना है, इसलिए वो व्हाइट कलर का होता है। आपको आश्चर्य होगा, जो पोलर फॉक्स रहती है, पोलर फॉक्स, वो व्हाइट कलर की होती है ना। लेकिन जब गर्मी आ जाती है, गर्मी का जब सीजन आता है, जब बर्फ कम हो जाती है और पत्थर वगैरह दिखने लगते हैं मैदान में, कुछ झाड़ियां दिखने लगती हैं, तो वो पोलर फॉक्स अपना रंग बदल के ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, ये होता है एडॉप्टेशन। ठीक है, आप ऐसे माहौल आप देखेंगे, कुछ जो जीव होते हैं वो ठंड के वक्त उनके बाल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और जैसे ही गर्मी आती है तो उनके बाल झड़ के, जैसे कुछ कुत्तों के वैरायटी में ही होता है, बाल झड़ के कम हो जाता है। तो वो क्यों होता है कम?
वो इसीलिए क्योंकि जब गर्मी का वक्त आता है तो उनको ज़्यादा बाल नहीं चाहिए तो बाल गिर जाते हैं उनके। जब वो ठंड का वक्त आता है उनको ज़्यादा ठंड लगती है तो बाल बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वो ठंड से बच सकते हैं और गर्मी में भी रह सकते हैं। तो ये है एडॉप्टेशन, ठीक है। अलग अलग रीज़न के हिसाब से अलग अलग टाइप का एडॉप्टेशन होता है। बेसिकली आपका जो लेसन है वो यही है ना, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके बेटा, बाय।